बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग गुड। आज इस वीडियो के अंदर हम इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना चुके हैं। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट, ये दूसरा हिस्सा है इस टॉपिक का। तो पहले हिस्से में हमने रेड क्लिफ अवार्ड को डिस्कस किया था और उसके ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी। और आज की इस वीडियो में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो इनिशियल प्रॉब्लम्स पाकिस्तान ने फेस किए थे, तो उनमें से एक है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स पाकिस्तान ने क्या फेस किए थे, और रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम था कि जो इंडिया से लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी सेटलमेंट और उनका जो मसला था उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद डिवीज़न ऑफ एसेट्स, यानी जो इंडिया और पाकिस्तान के पास, दोनों के पास जो एसेट्स थे, यानी जिनके पास, उनके पास जितने पैसे थे और उसके अलावा आम जो मिलिट्री के जितने एसेट्स थे, यानी उनके जो मिलिट्री की फैक्ट्रीज थी और वेपन्स थे, तो ये जितने भी एसेट्स हैं उनको भी डिवाइड किया गया था। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था जो पाकिस्तान ने फेस किया था, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैनाल वाटर डिस्प्यूट, यानी इंडिया और पाकिस्तान का जो पानी का मसला है, रिवर्स जहाँ से पानी आता है उनका जो इशू था, हम उसको भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इन टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो अगली आने वाली वीडियो होगी, यानी जो तीसरा हिस्सा हम बनाएंगे, उसमें हम एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। आज हम एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। हम किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स और रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़, डिवीजन ऑफ एसेट्स और कैनाल वाटर डिस्प्यूट। तो हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। रेड क्लिफ अवार्ड को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और आपको ये वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को कह सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान प्रॉब्लम्स आई थी, यानी गवर्नमेंट चलाने के लिए पाकिस्तान बन गया, अब उसकी गवर्नमेंट बन गई, लेकिन उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए, उसको एडमिनिस्ट्रेशन, उस कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो जो प्रॉब्लम्स आई थी उनको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ा मसला ये था कि पाकिस्तान जब बना तो उसके बाद जितने भी सिविल सर्वेंट्स थे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, वो ज़्यादातर या तो ब्रिटिश थे, जो गवर्नर्स ब्रिटिश के थे वो रूल कर रहे थे, या फिर जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें हिंदू ज़्यादा थे और मुस्लिम्स थे तो बहुत कम थे। लेकिन अगर मुस्लिम्स थे तो वो भी इंडिया के अंदर थे। तो पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान ने मसला फेस किया वो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के अंदर कि रॉ बेस्ड एंड इनएक्सपीरियंस्ड फंक्शनरीज, यानी कि जो पाकिस्तान ने सिविल सर्वेंट्स, जो पाकिस्तान ने हायर किए, जो सेक्रेटरीज हायर किए, वो रॉ थे, यानी उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था इन सब चीज़ों का कि किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। जितने ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान ने हायर किए, उसका भी कुछ अंदाज़ा नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस उनको ख़ास नहीं था। और इस वजह से जब पाकिस्तान के पास अपने मुस्लिम ऑफिसर्स या फिर पाकिस्तानी ऑफिसर्स की कमी थी, तो उन्होंने क्या किया कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स की, जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे, अंग्रेज़ जो थे, उनको पाकिस्तान ने एम्प्लॉय किया था कि जो मुल्क बना है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जा सके। और दूसरा बड़ा मसला ये भी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पाकिस्तान जब बना तो कराची को कैपिटल डिक्लेयर किया गया था, पाकिस्तान का कैपिटल कराची को बनाया गया, लेकिन कराची क्योंकि पहले से कैपिटल नहीं था, पहले से जितनी बड़ी कंट्रीज, जितना ये इंडिया के अंदर जितने बड़े जो शहर थे, और जो इंडिया का अगर हम कैपिटल देखें तो वो दिल्ली था, तो वो डेवलप्ड था, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर था, गवर्नमेंट ऑफिसेज बनी हुई थी, स्टेशनरी मटेरियल, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद थी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये मसला था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, यानी कोई बिल्डिंग नहीं थी जिसमें हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बिठा के जो है एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम चला सकें। ऑफिसर्स भी नहीं थे और उसके अलावा बिल्डिंग्स भी नहीं थी, ना चेयर्स थी ना टेबल्स थी। तो फिर ये सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान फेस कर रहा था उस वक्त। तो फिर जो टेंट्स थे या फिर मिलिट्री के जो कैंटोनमेंट्स थे उनके अंदर बैठ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जो है वो गवर्नमेंट चलाई थी, या फिर किसी पेड़ के दरख्त के नीचे बैठ के उन्होंने जो है ना इस सिस्टम को चलाया, और बड़ी मुश्किलात पाकिस्तान को इस हवाले से भी पेश आई। और जो पाकिस्तान के
ऑफिस के रिकॉर्ड्स थे, मतलब कि ऑफिशियल्स जितने पाकिस्तान के पास आने थे, जो मुस्लिम जो वहाँ पर ऑफिशियल्स थे वो यहाँ आना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। यहाँ पर जो ऑफिशियल सिस्टम चलाना था उसके लिए भी पाकिस्तान के पास कोई ख़ास रिकॉर्ड नहीं था। यहाँ पर जो हिंदू ऑफिसर्स थे वो जब यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने जो है वो उस ऑफिस रिकॉर्ड को ख़त्म करने की कोशिश की, उसको नुकसान पहुँचाया। तो ऑफिस रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के पास कोई ख़ास मौजूद नहीं था। तो ये थे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान ने फेस किए। अगर हम इसको दोबारा रिपीट करें तो ये थे कि सबसे पहले कि हमारे पास ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट्स नहीं थे, हमारे पास ऑफिसर्स नहीं थे, हमारे पास ऑफिशियल्स नहीं थे जो मुल्क के निज़ाम को चला सकें। दूसरा, तो अगर हमारे पास ऑफिशियल्स नहीं थे तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने एम्प्लॉय किया ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे ऑफिसर्स, उनको एम्प्लॉय किया, हमने गवर्नर्स अंग्रेज़ लगाए, हमने सेक्रेटरीज़, हमने ब्यूरोक्रेट्स अंग्रेज़ लगाए। और तीसरा मसला क्या था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिल्डिंग्स नहीं थी, स्टेशनरी नहीं थी जो इस गवर्नमेंट के निज़ाम को चला सके, और हमारे पास कोई ख़ास ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी मौजूद नहीं थे। सो दीज वर द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स दैट वर फेस्ड। और उसके बाद आ जाता है रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़। जैसा कि माइग्रेशन के बाद हमने रेड क्लिफ अवार्ड को पहले डिस्कस किया, तो मुस्लिम मेजॉरिटी के कुछ एरियाज़ हिंदुस्तान के पास चले गए। तो जो इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स रह रहे थे वो चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान चले जाएं, और पाकिस्तान के अंदर जो हिंदूज़ थे वो इंडिया की तरफ जाना चाह रहे थे। तो ऑलमोस्ट 5.5 मिलियन यानी 55 लाख जो लोग थे वो माइग्रेट कर गए पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, और 65 लाख जो लोग थे वो माइग्रेट करके आ गए इंडिया से पाकिस्तान की तरफ, यानी 10 लाख लोग ज़्यादा पाकिस्तान में आए। तो इन 10 लाख लोगों, यानी जो 65 लाख लोग आए, उनका भी कोई यहाँ पर घर वगैरह सेटल नहीं था, उनका कुछ कमाने का, खाने पीने का, रहने का कोई इंतज़ाम नहीं था। वो जैसे आ रहे थे उनके लिए ये बिल्कुल नई जगह थी। तो उनको सेटल करना, यानी तकरीबन 10 लाख लोग, 1 मिलियन पीपल ज़्यादा हो रहे थे हमारे पास, उनको छोड़ के बाकी भी जो लोग आए थे उनका भी कोई घर बार यहाँ पर सेटल नहीं था। तो उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको सेटल करना बहुत बड़ा मसला था। वो अगर यहाँ पर आए तो उनको खाना चाहिए था, रहने के लिए जगह चाहिए थी। तो ये सब चीज़ें जो थी इन्होंने बहुत ही बड़ा मसला पैदा किया। उनके पास बेसिक नीड्स नहीं थी, जो उनकी बेसिक नीड्स थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। रहने की जगह नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था। सबसे बड़ा मसला ये था रेफ्यूजीज़ का उस वक्त। तो उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि रेफ्यूजी रिलीफ फ़ंड कायम किया, यानी एक फ़ंड का, जिस तरह आज आज हम सुनते हैं जब हमारे पास कोई फ्लड आता है तो हम फ्लड फ़ंड जो है वो उसको इनिशिएट करते हैं। बारिशें होती हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है कि बारिशों के लिए जो फ़ंड है वो कायम कर लेती है। तो इसी तरह उस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रिफ्यूजी रिलीफ फ़ंड कायम किया, जिसमें लोगों ने डोनेशंस दी, और उसके बाद ये जो रेफ्यूजीज़ थी उनकी बेहतरी के लिए ये जो फ़ंड है उसको इस्तेमाल किया गया। और दूसरे जो लोकल थे उन्होंने भी काफ़ी सैक्रिफाइसेस दी। काफ़ी लोगों ने लोगों को अपने घरों में रहने के लिए जगह दी, उनको खाना फराहम किया, तो उनकी भी बहुत ही ज़्यादा कुर्बानियाँ थी। तो ये भी रेफ्यूजीज़ की रिहेबिलिटेशन का ये भी एक बहुत ही बड़ा मसला था जो पाकिस्तान ने अपने जो आज़ादी के बाद जो है उसको फेस किया। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमारे पास डिवीज़न ऑफ एसेट्स, यानी जितनी हमारे पास, हम अगर कहें कि जो मिलिट्री एसेट्स है, जिस तरह मैंने कहा वेपन्स थे, टैंक्स थे और मिलिट्री की फैक्ट्रीज़ थी, उनके जितनी भी चीज़ें थी उनको डिवाइड किया गया था। और फाइनेंशियल एसेट्स यानी जितने पैसे थे, जितना कर्जा था, उस सब को भी क्या था, डिवाइड किया गया था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया के जो फाइनेंशियल अगर एसेट्स को हम देखें तो इंडिया के टोटल रिजर्व्स थे वो 4 बिलियन रुपीस थे। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। आपको याद रखना चाहिए कि इंडिपेंडेंस के वक्त 1947 में इंडिया के जो टोटल जो रिजर्व्स थे वो कितने थे, वो थे 4 बिलियन रुपीज़। और उस 4 बिलियन रुपीज़ में पार्टीशन फार्मूले के तहत, यानी कि जो पार्टीशन का फार्मूला था कि इस तरीके से हम इन एसेट्स को डिवाइड करेंगे, उस फार्मूले के तहत पाकिस्तान को जो है 1 बिलियन रुपीज़ मिलना थे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो थी, कांग्रेस की हुकूमत थी, वो इस बात पे एग्री नहीं कर रही थी, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को सिर्फ 0.75 बिलियन यानी
75 करोड़ देंगे, हम उससे ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन वो जो 75 करोड़ था वो भी पाकिस्तान को नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान को पहले सबसे पहले 25 करोड़ रुपए दिए गए थे और उसके बाद जो 50 करोड़ थे उनको जो है वो डिले कर दिया गया था। तो ये जो डिलेड पेमेंट थी ये बहुत ही बड़ा मसला हो गया था। लेकिन जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने फिर बाद में जो है अपना रोल प्ले किया और उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि उन्होंने हंगर स्ट्राइक की कि जब तक पाकिस्तान को उनका हिस्सा नहीं मिलेगा वो भूख हड़ताल जिसे हम कहते हैं, उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी कि मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक पाकिस्तान को जो अपने फाइनेंशियल एसेट्स में से कुछ जो उनका रहता है वो मिलेगा नहीं। इस बात से काफ़ी जो हिस्टोरियंस हैं वो डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन ये भी एक बात जो है वो पाई जाती है। तो इसी तरह पाकिस्तान का जो 1 बिलियन का जो हिस्सा बन रहा था उस पे गवर्नमेंट एग्री नहीं हुई और उसके बाद जो पाकिस्तान को कुछ पैसे दिए गए उसमें से भी बाकी जो थे वो डिले किए गए। इनकी वजूहात जो थी, इन सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की वजूहात क्या थी, ये जो हर्डल्स क्रिएट की गई पाकिस्तान की आज़ादी के दौरान, तो इन इन वजूहात जो हर्डल्स के जो पीछे वजूहात हैं वो ये हैं कि इंडिया जो था और स्पेशली जो कांग्रेस था वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि जो पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बने। वो ये चाह रहे थे कि हमने आज़ादी नाम की देती है लेकिन हम इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, इनको डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेंगी ताकि ये मुल्क को चला ही नहीं पाएंगे, ताकि जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी ख़त्म हो जाए और ग्रेटर इंडिया यानी इंडिया जो पूरा पुराना है वो बन जाए। इस तरह से उन्होंने काफ़ी हर्डल्स जो हैं वो क्रिएट की। रेड क्लिफ अवार्ड के अंदर भी हमने देखा कि जानबूझ के इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए ताकि पाकिस्तान जो है वो चल ही ना सके। तो इसी तरह से ये एसेट्स ना देने का मसला भी इसी वजह से था कि पाकिस्तान जो है वो फंक्शन ना कर पाए और पाकिस्तान की आज़ादी जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मिलिट्री एसेट्स के अंदर क्या था कि मिलिट्री एसेट्स की डिवीज़न का बहुत ही बड़ा मसला था। तो उस वक्त जो फील्ड मार्शल थे ऑकिन लेक उस वक्त के फील्ड मार्शल थे, आर्मी के बड़े थे। तो उनके अंदर सुपरविजन के अंदर एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का काम ये था कि जो मिलिट्री के एसेट्स हैं उनको डिवाइड किया जाए। लेकिन इस कमेटी ने जब रिपोर्ट दी तो ये जो फील्ड मार्शल ऑकिन लेक थे उन्होंने कहा कि मुझे ये कहने में कोई शुबा नहीं है कि जो इंडियन कैबिनेट है, इंडियन कांग्रेस की कैबिनेट है, वो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद मुल्क बने। इसी वजह से वो मिलिट्री के जो एसेट्स हैं उनकी भी सही डिवीज़न नहीं चाहती है। तो ये रिपोर्ट दी गई थी ऑकिन लेक जो उस वक्त के फील्ड मार्शल थे। और उसके बाद फिर डिवीज़न किसी भी तरह से हो गई और उस डिवीज़न के बाद जो है पाकिस्तान को जो वेपन्स दिए गए थे, पाकिस्तान को जो टैंक्स दी गई थी, पाकिस्तान को जो वेपन्स दिए गए थे, एक तो वो आउटडेटेड थे, वो चल नहीं रहे थे। पाकिस्तान को जो एयरक्राफ्ट दिए गए थे वो भी चल नहीं रहे थे। और मसला सबसे बड़ा ये था कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी जिनके अंदर ये मिलिट्री का सामान बनता है, वेपन्स बनते हैं या फिर दूसरे जो मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें बनती हैं, वो टोटल थी 16। इंडिया के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर टोटल 16 थी। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हुए तो वो सारी की सारी 16 फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर थी। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था उनमें से। तो पाकिस्तान को एक तो वो आउटडेटेड और नॉन फंक्शनल वेपन्स और ये सारी चीज़ें मिली, और उसके अलावा भी पाकिस्तान को जो चीज़ें मिली उनकी रिपेयरिंग के लिए भी पाकिस्तान के पास कोई ख़ास फैक्ट्रीज़ नहीं थी, और वो फैक्ट्रीज़ भी जो थी वो कंप्लीटली इंडिया के पास थी। उसके बाद सबसे बड़ा मसला आ जाता है केनाल वाटर डिस्प्यूट। अब जब इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हुए तो आप ये देखें कि जो इंडिया और पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम था ब्रिटिश दौर के अंदर, इरिगेशन सिस्टम यानी ज़मीनों को पानी फराहम करने का जो निज़ाम होता है उसे इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम माना जाता था इंडिया के अंदर, और ज़्यादातर हमारे यहाँ फार्मर्स ही रहते थे। और पाकिस्तान में ख़ास करके पंजाब में उस वक्त जो थे वो फार्मिंग पे ही, एग्रेरियन सोसाइटी यानी जो फार्मिंग पे डिपेंडेंट होते हैं, हारी जिसे हम कहते हैं, वो रहते थे। उनकी रोज़ी रोटी ज़मीन से ही जो है वो आती थी। तो लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम था पाकिस्तान और इंडिया का। लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए 1947 के बाद, तो जो सतलज, रावी और बियास,
ये जो दरिया हैं ये इंडिया के हिस्से में चले गए और झेलम, चनाब और इंडस रिवर जो थे ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गए। लेकिन मसला तब हुआ जब अप्रैल 1948 में इंडिया ने जो है वो कश्मीर को ऑक्यूपाई किया, कश्मीर पर कब्जा किया। ये कश्मीर ये इस जगह पर है, ये इस जगह पर कश्मीर है। तो जब कश्मीर को इंडिया ने ऑक्यूपाई किया तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया ये नहीं चाहता था कि कभी भी पाकिस्तान चल सके। उन्होंने आज़ादी हमें खुशी से नहीं दी थी। तो जब इंडिया ने कश्मीर ऑक्यूपाई किया अप्रैल 1948 में, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो चिनाब और झेलम, ये जो पाकिस्तान के हिस्से के ये जो दो रिवर्स हैं चिनाब और झेलम, ये क्योंकि इनिशिएट कश्मीर से हो रहे हैं तो इन्होंने इनका पानी भी जो है, इन रिवर्स का पानी भी बंद कर दिया। तो अब इससे अगेन जो है इरिगेशन का मसला पैदा हुआ। जो फार्मिंग हुई थी, जो फसलें जो हमारे फार्मर्स ने उगाई थी वो सारी तबाह होने लगी और एक ड्रॉट यानी जो खुराक की कमी की सिचुएशन जो है वो पैदा होने लगी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मसला था जो पाकिस्तान ने फेस किया अपने इनिशियल पीरियड के दौरान। तो ये जो सब प्रॉब्लम्स थे, ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान ने फेस की। अगर हम दोबारा इनको रिपीट करें तो क्या थे? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में ये था कि हमारे पास ऑफिशियल्स नहीं थे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं थे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और उसके बाद अगर हम देखें तो रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़ का क्या प्रॉब्लम था कि हमारे पास 65 लाख लोग जो है वो हिजरत करके आए थे। तो हमारे पास उन की बेसिक जो फैसिलिटीज़, बेसिक नीड्स थी, जिनमें रहने के लिए जगह चाहिए, उनको खाना चाहिए, तो वो प्रोवाइड करना सबसे बड़ा मसला था। उनकी सेटलमेंट बहुत बड़ा मसला था। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो डिवीज़न ऑफ एसेट्स था वो भी एक बहुत ही बड़ा मसला था। इंडिया ने जो एसेट्स डिवाइड किए, पाकिस्तान के हिस्से में जो 75 करोड़ रुपए आए वो भी नहीं दिए जा रहे थे, उनको डिले किया गया जानबूझ के। तो ये फाइनेंशियल एसेट्स का प्रॉब्लम था। मिलिट्री एसेट्स का प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान को जो वेपन्स हिस्से में दिए गए थे वो आउटडेटेड थे, नॉन फंक्शनल थे। और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी 16 वो भी इंडिया के पास थी। तो ये जो थे ये मिलिट्री एसेट्स का प्रॉब्लम था। और आखिर में हमने देखा कि जो कैनाल वाटर डिस्प्यूट यानी जो पानी का मसला था वो किस तरह था कि इंडिया के हिस्से में 3 रिवर थे, सतलज, रावी और ब्यास। लेकिन जब इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया तो उन्होंने झेलम और चिनाब, ये जो दो दरिया यहाँ पर हैं, एक झेलम और एक चिनाब, इन पर भी जो है उन्होंने कब्जा किया और पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। तो पाकिस्तान को जो है वो बहुत ही बड़ा जो है ये चैलेंज पाकिस्तान को फेस करना पड़ा। सो ये टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं। होपफुली आपके कॉन्सेप्ट्स आपको समझने में हेल्प मिलेगी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। और अगली आने वाली वीडियो के अंदर जो है वो हम जो प्रिंसली स्टेट्स का मसला था, जिसमें स्पेशली जो कश्मीर का मसला था, हैदराबाद और जूनागढ़, इन स्टेट्स का जो मसला था, उस वीडियो के अंदर हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।